अगर मैं आपसे कहूं कि एक कोर्स करके आपको सीए और एमबीए दोनों का नॉलेज मिलेगा तो क्या आप मुझ पे बिलीव करोगे? अगर मैं कहूं कि इस कोर्स में हर एग्जाम का डे और डेट आप खुद डिसाइड कर सकते हो तो क्या आप मुझ पे बिलीव करोगे? अगर मैं कहूं कि आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली वहां पे बैठे बैठे मिल जाएंगे तो अगर मैं कहूं कि ये कोर्स करने के बाद आपको 180 कंट्रीज में रिकॉग्निशन मिलेगा तो क्या आप बिलीव करेंगे? अगर मैं कहूं कि ये कोर्स आप इमीडिएटली आपके 10th के बाद कर सकते हैं, 10th ही नहीं बल्कि 12th के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे सीए, सीडब्ल्यूएस, सीएस ये क्वालिफिकेशन मिलने के बाद कर सकते हैं तो क्या आप बिलीव करेंगे? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, मैं हूं पूजा और आज हम बात करेंगे और एक कॉमर्स या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोर्स के बारे में। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज आज हम बात करेंगे सीमा के बारे में। सीमा स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। नाउ दिस सीमा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकाउंटिंग बॉडीज इन द इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1919। ये इंस्टीट्यूट है लंदन यूके में। नॉर्मल जो अकाउंटेंट होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और कुछ रिपोर्ट्स तैयार करता है जो कि मैनेजमेंट को और आउटसाइडर्स को यूजफुल होती है डिसीजंस लेने के लिए। तो वो जो नॉर्मल अकाउंटेंट है वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट के ही डेटा से डील करता है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो ना कि सिर्फ फाइनेंस बल्कि मार्केटिंग, सेल्स, परचेस, कॉस्टिंग, हर एक डिपार्टमेंट, एचआर, आईटी, हर एक डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और अपने एनालिसिस के बेसिस पे रिपोर्ट्स तैयार करता है, एस्टिमेट्स तैयार करता है जो कि यूजफुल होते हैं इन मेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। इसीलिए उसे कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का ध्यान रखता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को मदद करता है इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कभी कभी हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। देखो, ये जो सीमा क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं इनके पास एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, एनालिटिकल नॉलेज होता है एक सीए जैसा, और इनके पास साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है एक एमबीए जैसी। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रॉपर ब्लेंड ऑफ सीए एंड एमबीए। So the entire course is divided into total 4 levels. Level 1 को बोलते हैं सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग, लेवल 2 को बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल, लेवल 3 को बोलते हैं मैनेजमेंट लेवल एंड लेवल 4 को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल। लेवल 1 में स्टूडेंट को 4 एग्जामिनेशंस क्लियर करने होते हैं। ये चारों एग्जामिनेशंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। लेवल 1 क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट देती है सीमा इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग। अब लेवल 2 में 4 एग्जाम्स दोबारा देने पड़ेंगे। उन 4 में से जो पहले 3 एग्जाम्स है वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स और लास्ट एग्जाम होता है केस स्टडी बेस्ड एग्जाम। तो लेवल 2 क्लियर करने के बाद फिर से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब लेवल 2 क्लियर होने के बाद लेवल 3 पे जाएगा कैंडिडेट, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट लेवल। यहाँ पे दोबारा से 4 एग्जाम्स देनी पड़ेगी। 4 में से जो 3 है, पहले 3 एग्जाम्स वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स और लास्ट एग्जाम फिर से होगा केस स्टडी बेस्ड एग्जाम। अब ये लेवल क्लियर करने के बाद दोबारा से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलेंगे एडवांस्ड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये तीनों लेवल क्लियर हो जाने के बाद कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द फाइनल लेवल, दैट इज स्ट्रैटेजिक लेवल। अब स्ट्रैटेजिक लेवल में भी सिमिलर है, 4 पेपर्स हैं। 4 में से जो पहले 3 पेपर्स हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स और जो लास्ट पेपर है वो है केस स्टडी टाइप पेपर। देखो, चारों लेवल के सारे एग्जाम्स मिला के टोटल एग्जाम्स होते हैं 16 और 16 में से जो है 13 एग्जाम्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स और जो 3 एग्जाम्स है वो है केस स्टडी बेस्ड एग्जाम। तो ये जो 13 एग्जाम्स है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स ये होते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड यानी ये एग्जाम्स डेली कंडक्ट किए जाते हैं। आपको जब भी आप प्रिपेयर्ड हो कोई भी एग्जाम देने के लिए, आप एक दिन पहले अपना सीट बुक कर लीजिए जस्ट लाइक अ मूवी टिकट, और आप अगले दिन एग्जाम
इमीडिएटली दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेंटर। ऑनलाइन पियर्सन का जो सेंटर होता है उसके अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आप यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर योर एग्जाम इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ योर बुकिंग। तो एग्जाम जो ये 13 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है उनके एग्जाम्स एवरी डे साल भर कंडक्ट होते हैं और उनका रिजल्ट भी इमीडिएटली आ जाता है, विद इन 48 आवर्स तो आ ही जाता है 100%। और जो बचे हुए 3 केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्स हैं ये भी साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं क्वार्टरली। एवरी क्वार्टर में एक बार ये तीनों केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, यानी इनकी भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है और इनका जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली नहीं मिलता लेकिन काफ़ी जल्दी मिल जाता है। 1 मंथ और 1.5 मंथ के अंदर रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि ये ह्यूमन मार्किंग सिस्टम से पेपर्स चेक होते हैं, रिजल्ट इसका ह्यूमन मार्किंग सिस्टम से आता है। तो देखो जो इसका स्केड्यूल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप ऑन डिमांड है, 13 पेपर्स तो ऑन डिमांड है, आप कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर एक पेपर का डे सिलेक्ट कर सकते हो। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सपोज आप लेवल 1 दे रहे हो तो चारों एग्जाम्स बैक टू बैक देने हैं, आज एक दिया कल दूसरा, ऐसा भी नहीं है। आपने आज एक पेपर दिया, आप 1 महीना 2 महीना के बाद दूसरा पेपर दे सकते हो, उसकी भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, तो जो लेवल 1 के चारों ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स है उनको 120 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलता है सॉल्विंग के लिए, यानी 2 आवर्स का। और जो लेवल 2, 3, 4 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स है उनको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है सॉल्विंग का। और जो केस स्टडीज़ है, 3 केस स्टडी पेपर्स हैं, उनको 3 आवर्स पर पेपर का टाइमिंग दिया जाता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि जैसे ही आप 10th एग्जाम क्लियर करते हो, आपका 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम क्लियर करते हो, आप इमीडिएटली एलिजिबल हो जाते हो इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए। मान लो आपने 10th के बाद रजिस्टर नहीं किया, किसी कारणवश आप श्योर नहीं थे, आपने रजिस्टर नहीं किया, तो भी डरने की बात नहीं है, आप 12th के बाद भी इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। यानी 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद भी नहीं किया तो आप ग्रेजुएशन के बाद, यानी आपका बैचलर डिग्री होने के बाद भी आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं किया तो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई CA या CS, कोई ऐसा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने अचीव कर लिया, उसके बाद भी आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। तो एलिजिबल तो यानी 10th पास कर लिया तो इमीडिएटली आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। लेकिन हाँ, एंट्री रूट सबके लिए अलग अलग है। 10th पास्ड वालों के लिए एंट्री रूट अलग है, ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री रूट अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अलग है और प्रोफेशनल्स के लिए अलग है। तो हाँ, अब हम देखते हैं एंट्री रूट्स क्या है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट यानी मान लो अभी आपका 10th क्रॉस हुआ है या फिर अभी जस्ट आप 12th पास्ड हो, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको एंट्री लेवल है फर्स्ट लेवल, जो कि है सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग। वहाँ से आपको एंटर करना पड़ेगा, यानी आपको चारों लेवल्स के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ एग्जाम्स आपको होंगे 16 पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। एक भी पेपर से आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। कब? जब आप अंडर ग्रेजुएट हो, यानी आप 10th पास्ड हो या फिर 12th पास्ड हो, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है उस टाइम पे। अगर आप ग्रेजुएट हो लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, किसी और स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से, किसी और स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी यही एंट्री लेवल है, यानी लेवल 1, यानी सारे लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, 16 के 16 पेपर्स देने पड़ेंगे। अब सेकंड नंबर पे आते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट्स। अगर आप ग्रेजुएट हो और कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपको एंट्री मिलेगी ऑपरेशनल लेवल से, यानी लेवल 1 कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, यानी लेवल 1 के जो 4 पेपर्स थे वो देने ही नहीं पड़ेंगे। कब? जब आप ग्रेजुएट हो बट फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपको डायरेक्टली ऑपरेशनल लेवल से एंट्री मिल जाएगी। वहाँ के आगे के आपको 3 लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, यानी आपका MCOM हो चुका है या MBA हो चुका है या फिर आप CA इंटर क्वालिफाइड हो, यानी CA का लेवल 2 जो IPCC का लेवल हुआ करता था, अब उसको बोलते हैं CA इंटर, तो वो क्वालिफाइड हो, तो आपको सिर्फ 5 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, यानी बाकी 11 जो पेपर्स है वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्शंस क्यों मिल रहे हैं? जैसे जैसे एजुकेशनल लेवल बढ़ रहा है एग्जाम्शंस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कॉमन सेंस है, जब आप 10th पास्ड हो या फिर सिर्फ 12th पास्ड हो, अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपका नॉलेज लेवल कम होगा। लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो
तो थोड़ा सा अंडर ग्रेजुएट से आपका नॉलेज लेवल ज़्यादा होगा। जब आप सीए इंटर क्लियर कर चुके हो या फिर एमकॉम कर चुके हो, एमबीए कर चुके हो, तो आपका नॉलेज लेवल और ज़्यादा होगा और वो बाकी के पेपर्स आप ऑलरेडी कभी तो अपने सिलेबस में कवर कर चुके होंगे, अपने करिकुलम में कवर कर चुके होंगे। इसीलिए जैसे जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ एग्जाम्स कम हो रहे हैं और एग्जाम्शंस बढ़ रहे हैं। एग्जाम्शंस यानी वो पेपर्स जो आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो अगर आप सीए इंटर क्लियर्ड हैं या फिर आप एमकॉम है, बीकॉम एमबीए हैं, तो आपको सिर्फ 5 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, 11 एग्जाम से आप एग्जम्प्ट हो जाओगे। और लास्ट, अगर आप सीए क्वालिफाइड हो या सीएमए क्वालिफाइड हो तो फिर आपको सिर्फ एक ही एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो एग्जाम्शंस की हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको इतने नंबर ऑफ एग्जाम्स एग्जम्प्ट हो जाएंगे, वो क्वालिफिकेशन है तो आपको सिर्फ इतने ही पेपर्स देने पड़ेंगे। तो ये जो एग्जाम्शंस है ये किसको मिलेंगे, कहाँ से क्वालिफिकेशन है, कहाँ से डिग्री ली है तो ये एग्जाम्शंस मिलेंगे, इसकी पूरी एक लिस्ट जो है वो सीमा ने अपने वेबसाइट पे दे के रखी है। उस लिस्ट की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका क्वालिफिकेशन, क्या आपका एमबीए कॉलेज उस लिस्ट में है। अगर है तो आपको वो एग्जाम्शंस मिलेंगे, वरना आपको वो एग्जाम्शंस नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका प्लान है कि मुझे एमबीए के बाद सीमा करना है, ये कोर्स करना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, तो आप पहले ये लिस्ट में देख लीजिए कि जिस कॉलेज से आप एमबीए करने वाले हो वो कॉलेज इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो ही आपको वो एग्जाम्शन मिलेगा, अदरवाइज आप वो इंस्टीट्यूट से, सीमा इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हो, उनको मेल लिख सकते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से एमबीए किया है या ये पर्टिकुलर डिग्री मैंने इस इंस्टीट्यूट से ली है, तो क्या मेरी ये डिग्री एलिजिबल है एग्जाम्शंस के लिए। तो अगर सीमा ने कहा है तो आपको मिल जाएंगे एग्जाम्शंस, अगर नहीं तो आपको फिर सारे 16 पेपर्स देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ये कोर्स में एलिजिबल होने के लिए या फिर ये डिग्री पाने के लिए? तो हाँ, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का। अब ये वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए तो इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन सीमा ने अपनी वेबसाइट seemaglobal.com पे दे के रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप वो वेबसाइट, मैं वो वेबसाइट की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा तो उसको रेलेवेंट एक्सपीरियंस ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग अ सीमा डिग्री। जब तक आपके पास ये 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने ये 16 के 16 एग्जाम्स क्लियर नहीं कर लिए हैं, तब तक आप ये जो प्रेफिक्स है ACMA या फिर CGMA ये अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो वर्क एक्सपीरियंस भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपको ये डेजिग्नेशन दिलाने के लिए। अच्छा, तो ये कोर्स करने के बाद आप कौन सा प्रीफिक्स अपने नाम के आगे लगा सकते हैं? तो ये कोर्स करने के बाद आप 2 प्रीफिक्सेस अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। एक है ACMA और एक है CGMA। नाउ ACMA स्टैंड्स फॉर एसोसिएट चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड CGMA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये ACMA तो ठीक है, लेकिन ये CGMA की डिग्री कैसे मिल जाती है आपको, डेजिग्नेशन कैसे मिल जाता है? तो इसके पीछे सीक्रेट ये है कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है सीमा, इनका कोलैबोरेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA। तो इनके साथ AICPA के साथ इनका कोलैबोरेशन है, तो इसीलिए AICPA ये डेजिग्नेशन देता है सारे सीमा क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को। कौन सा डेजिग्नेशन? CGMA, यानी globally you will be recognized as management accountants। जो स्कोप है सीमा का वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। जैसे कोई CA हो गया या कोई MBA इन फाइनेंस हो गया, तो उनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, वो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक होता है। लेकिन यहाँ पे जो सीमा है, सीमा क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम भी एनालिसिस करके रिपोर्ट्स बना सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, प्रोडक्ट प्राइसिंग का, परचेज डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का। तो इसीलिए जॉब प्रोफाइल जो है, जो स्कोप है वो काफ़ी वास्ट है। इनफैक्ट जो सीमा इंस्टीट्यूट है वो तो कहता है कि हम हमारे प्रोफेशनल्स को जॉब करने के लिए तैयार नहीं करते, हम हमारे प्रोफेशनल्स को बिजनेस चलाने के लिए तैयार करते हैं। उनको हम बिजनेस का ब्रेन बनाते हैं, उनको हम बिजनेस का हार्ट बनाते हैं, उनको हर एक बिजनेस का जो हर एक एरिया है उसका नॉलेज देते हैं, उसका एनालिटिकल स्किल्स सिखाते हैं। देखो,
यही रीज़न है कि काफ़ी सारे CEOs और CFOs जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, वो भी सीमा कोर्स करते हैं, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होते हैं, बिजनेस स्किल्स जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। तो इसीलिए जो इसका जॉब प्रोफाइल है, जो स्कोप है, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है? तो येस, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो हमारा सीमा इंस्टीट्यूट है, उनका काफ़ी सारे कंपनीज़ के साथ टाई अप है। मोर ओवर उनका आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारे यहाँ पे टाई अप है, जहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल इमिग्रेशन स्टेटस मिलेगा अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री में गए जहाँ पे सीमा का टाई अप है। तो इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो भरपूर है। इनफैक्ट ऐसा है कि मार्केट में सीमा क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की डिमांड ज़्यादा है और उनका सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो देखो सैलरी ये जो टॉपिक है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सैलरी हर एक इंडिविजुअल की डिपेंड करती है उसके खुद के पर्सनल कैलिबर पे और फिर उसके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो इसीलिए अगर कोई मैं ऐसे पर्टिकुलर एक अमाउंट बता दूँ कि हाँ इतनी सैलरी तो फिक्स मिलेगी ही, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सब्जेक्टिव टॉपिक है। केस टू केस बेसिस ये चेंज होता है। आपका वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, फिर आपका पर्सनल कैलिबर कैसा है टैकल करने का, डिसीजंस लेने का, तो उस पर डिपेंड करती है सैलरी। अगर आप गूगल करोगे कि सीमा सैलरी, तो आपको इमीडिएटली एक बहुत बड़ा फिगर दिखेगा, 30 lakhs पर एनम। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ पे बिलीव करिए कि सैलरी हर एक इंसान के पर्सनल कैलिबर पे पहले डिपेंड करती है और बाद में उसके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। बहुत ही बड़े जो 2 बेनिफिट्स है इस कोर्स के, वो ये है कि पहला तो इसमें ग्रुप पासिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपने CA या CS या CWA ये एग्ज़ाम्स दिए हैं या इनके बारे में आपको नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि अगर एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स है, 4 में से 3 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हो और एक में फेल हो जाते हो, तो पूरे 4 सब्जेक्ट्स वापस देने पड़ेंगे, पूरा ग्रुप वापस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट करके आप पास हो सकते हो, और एक सब्जेक्ट में अगर आप पास हो गए, दूसरे में फेल हो गए, तो जिसमें पास हुए वो उसके रिजल्ट पे ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ग्रुपिंग सिस्टम यहाँ पे, ग्रुप पासिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे मगअप का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच है। यहाँ पे देखो MCQs होते हैं, MCQs के लिए मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर केस स्टडी बेस्ड पेपर्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ केसेस दिए जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक सिचुएशन ऐसी ऐसी है तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, कैसे डील करोगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हैंडलिंग स्किल्स डेवलप होते हैं एक स्टूडेंट के। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे कोर्स रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड या किसी और कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मुझे DM करके भी आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। अंटिल वी मीट again, take care.